गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। बुआरे पिछले क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके थे, अभिक्रिया दर। और जैसा कि तुम जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखो बुआरे, जैसे जैसे रिएक्शन होता है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो टाइम के साथ जो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अगर आज हम लोगों को बात करना है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम करते क्या है, रिएक्शन रेट को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स को साइड में लिख देते हैं। देखो बुआरे, सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि अभिकारकों का सांद्रण। दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर होगा कैटलिस्ट। चौथा फैक्टर होगा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पांचवा फैक्टर है रेडिएशन। तो वो अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा हो गया टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तीसरा हो गया कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। चौथा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पांचवा हो गया रेडिएशन। इसके अलावा प्रेशर भी हो सकता है, अगर रिएक्शन गैसीय हो तो उस पर प्रेशर का भी इफेक्ट होगा। तो खैर एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों का सांद्रण। बाबू रे, पीछे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी कर लिए। सभी बच्चे को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो वो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की अगर बात करें कि किस तरह से इफेक्ट डालता है, तो यहां पर हम सबसे पहले सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactants। यानी कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बात को समझो बाबू रे,
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द, ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब बाबू एक सिंपल सा रिएक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। कंसीडर करो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन। फर्ज करो ए और बी तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, और इससे तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो बताओ यहां अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बताओ। ये तुम्हारा क्या है, ए और बी बाबू रे तुम्हारा रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट्स। ठीक ना। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में रेट को हम किस तरह से लिखेंगे, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। बाबू रे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखे हैं इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, या इसको हम एक्टिव मास ऑफ ए भी कह सकते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी है इसका मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी या एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक ना। तो वो अरे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम इस प्रोपोर्शन साइन समानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बाबू रे यहां पर के क्या है, क्या, के इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत, फिर से गौर करो बुआरे, हम लोग कौन से टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर बात कर रहे हैं। तो बुआरे जैसा कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेट ऑफ रिएक्शन यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ए और बी रिएक्शन है, हमारे रिएक्टेंट्स है और इससे प्रोडक्ट बना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी हो जाएगा। और ये प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये के जो है तुम्हारा रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है। बुआरे एक चीज इसमें और गौर करने वाला है, फर्ज करो यहां पर तो देख रहे हो तुम ए का जो है नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है, और ये रिएक्टेंट बी का भी नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है। लेकिन फर्ज करो कि ए का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए हो और बी का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो तुम्हारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी का कंसंट्रेशन तो होगा ही, ये जो नंबर ऑफ मोल है जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। यानी ए के कंसंट्रेशन पर स्मॉल ए हो जाएगा और बी के कंसंट्रेशन पर, बी के मोलर कंसंट्रेशन पर स्मॉल बी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में रेट इक्वल टू के, ए टू द पावर स्मॉल ए और बी टू द पावर क्या होगा बुआरे, स्मॉल बी। ये तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार होगा। लेकिन अगर हम यहां पर रेट लॉ की बात करेंगे तो बुआरे यहां पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इस पर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा बल्कि एक्चुअल कोफिशिएंट आएगा। फर्ज करो कि एक्चुअल कोफिशिएंट तुम्हारा ए का एक्चुअल कोफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट ए का एक्चुअल कोफिशिएंट अगर हम एक्स मान लिए और बी के है ना एक्चुअल कोफिशिएंट को y मान लिए, तो ऐसे कंडीशन पर a पर पावर x हो जाएगा और b पर पावर क्या हो जाएगा, y। तो
तो ऐसे कंडीशन में तुम कहोगे बुआरे कि सर ये x और y कहां से ला दिए। तो बाबू रे यहां पर तुम सिंपल सा बात समझो कि ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये तो खैर जितना रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नंबर ऑफ मोल्स है, और ये तो थ्योरेटिकल है, इसको देख करके हम पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल कॉफिशिएंट होता है बुआरे, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है। ये किसी रिएक्शन को देख करके हम इस स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का पता नहीं कर सकते हैं। तो बुआरे आगे हम लोग स्टडी करेंगे रेट लॉ, वहां पर इस स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। फिलहाल हम यहां से इस रिएक्शन में इस स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट और ये स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट को भूल जाओ। सिंपल वे में तुम केवल ये याद रखो भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली है ना प्रोपोर्शनल टू होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दोनों रिएक्टेंट के है ना मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक ना। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर क्या हो जा रहा है, ए का मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी का मोलर कंसंट्रेशन, और ये प्रोपोर्शन साइन हटाने के बाद क्या आया, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है ये के, ठीक ना बुआरे। तो ये तुम्हारा हो गया फैक्टर्स, ठीक है। ये कौन सा फैक्टर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी मोटा मोटी तौर पर तुम सिंपल वे में कह सकते हो कि भाई जब हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर इंक्रीज्ड, देन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है बाबू रे। ओके, तो चलो बुआरे हम लोग कंसंट्रेशन का इफेक्ट, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो देख लिए रेट ऑफ रिएक्शन पर, कि भाई जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एक लाइन में। देखो अब दूसरा टेम्परेचर यानी तापमान। एकदम सिंपल सा बात है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जनरली अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जनरली विथ राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। लेकिन अब सवाल यह होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, और कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा। तो वो अरे यहां पर एक सिंपल सा, इस सिंपल बात को तुम, ठीक है, ऐसे समझो इस बात को कि जब हम लोग अगर बात करें कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करता है तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये हम स्टडी करेंगे कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में। यानी कहने का मतलब है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाबू रे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा रिएक्टेंट्स का तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी बढ़ेगा, ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन्स का भी संख्या बढ़ेगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का चेंज होने का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सिंपली टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ने के पीछे क्या है कि रिएक्टेंट्स का भाई काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा बात इसमें यह है कि अगर फर्ज करो कि कोई रिएक्शन 25 डिग्री पर हो रहा है और रिएक्शन को हम 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी कर दिए, तो हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो बाबू रे तुम सिंपल सा बात लिख सकते हो यहां पर कि टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए तुम सिंपली ये कह सकते हो कि जनरली विथ राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इन केस ऑफ मैनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसा देखा गया है
द रेट इज फाउंड टू बी, ऐसा पाया गया है कि द रेट इज फाउंड टू बी डबल्ड और ट्रिपल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइजिंग टेम्परेचर। बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस है जिसमें अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो सिंपल सा बात यहां पर बाबू रे हमारे दिमाग में, अपने दिमाग में रख लेना है कि भाई टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। यहां पर बुआरे एक टर्म और भी रखना है याद, ये एग्जाम में पूछा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बाबू रे इसको कुछ ऐसे समझो, T प्लस 10 डिग्री सी, सॉरी, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सी और तुम्हारा रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सी। बात को समझना, यानी कि T प्लस 10 डिग्री सी पर एवं T डिग्री सी पर रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा बुआरे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी तुम कह सकते हो कि द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ टू टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सी इज नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक ना, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशियो है। वो डिफरेंट टेम्परेचर क्या है, यानी वो डिफरेंट टेम्परेचर क्या होगा, दोनों के बीच कितना का डिफरेंस होगा, 10 डिग्री सी का। यानी इसको तुम ऐसे समझ लो कि फर्ज करो कि हम 35 डिग्री सी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का एक वैल्यू लिए और दूसरा तुम्हारा 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का एक वैल्यू लिए। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा, यानी रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सी एंड रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सी, ये जो दोनों का जो रेशियो आएगा ये तुम्हारा क्या होगा बुआरे, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। और जनरली इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 से 3 होता है, 2 to 3 होगा। ठीक है ना, तो बाबू रे यहां पर एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पर किस तरह का इफेक्ट होगा, तो तुम सिंपली कह सकते हो कि जनरली विथ राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एंड अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। यानी यहां पर सिंपल वे में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ मैनी रिएक्शंस द रेट इज फाउंड टू बी डबल्ड और ट्रिपल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। और अगर पूछा जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो क्या लिखेंगे बाबू रे, ये तुम्हारा दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशियो है जिसमें 10 डिग्री सी का फर्क होता है। ठीक है ना, ठीक है बुआरे। तो यहां पर हम लोग रिएक्शन रेट पर टेम्परेचर के भी इफेक्ट को क्या कर दिए, डिस्कस कर लिए। ठीक ना, ठीक। तीसरा फैक्टर तुम्हारा क्या है, बोलो, कैटलिस्ट क्या होता है, बोलो, कोई बच्चा बता सकते हो भाई? वो सब्सटेंस जो अपने अंदर बिना कोई केमिकल चेंज किए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इंक्रीज, चेंज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करोगे? कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग, बोलो, एनी चेंज इन इटसेल्फ। अपने अंदर बिना कोई चेंज किए, केमिकल चेंज किए, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। कोई दिक्कत? अब यहां पर बाबू रे दो बात तुम लोग ध्यान रखोगे। तो जनरली हम लोग कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो बाबू रे वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहां पर एक टर्म आएगा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो बाबू रे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर तुम सबसे पहला बात याद रखो, सबसे पहला पॉइंट अभी बोले ही
कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, बोलो, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी वाला टर्म है, सक्रियण ऊर्जा वाला टर्म है, आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। बोलोगे सर ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी तो हम समझ ही नहीं रहे हैं। बाबू रे, इस पर एक लंबा क्लास देंगे, एक फुल क्लास हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। फिलहाल ये तो जान रहे हो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बस इसमें एक टर्म हम जोड़ दे रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा बात, निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है बाबू रे, बोलो? डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? बाय, बोलो, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। आगे हम लोग बात करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कैसे घट जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। तुम एक सिंपल सा रिएक्शन ही देखो ना। ये रिएक्शन 11th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इथीन है, हाइड्रोजन है, निकेल प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और क्या बनता है बताओ? इथेन बनता है, बनता है ना। तो यहां निकेल या जो प्लेटिनम देख रहे हो, ये क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव कैटलिस्ट है। मतलब ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है? फास्ट कर रहा है। तो यहां निकेल और प्लेटिनम क्या है बुआरे? क्या है, बोलो? पॉजिटिव कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? अब एक रिएक्शन और देखो तुम, KClO3, ये डिकंपोज करता है, विघटित हो जाता है 2KCl और 3O2 में। देखो बैलेंस है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में MnO2 कैटलिस्ट को यूज कर देते हैं तो KClO3 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और बढ़ जाता है। विघटन का दर क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। मतलब ये और ज्यादा फॉर्म करने लगेगा KCl और O2। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर MnO2 क्या कर रहा है? KClO3 के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ा रहा है। तो यहां MnO2 क्या है, बोलो? क्या है, बोलो? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। फिर से एक बात को ध्यान देना, अगर तुमसे पूछा जाए कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट क्या है? इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इट्स केमिकल बिहेवियर। कैटलिस्ट क्या होता है, बोलो? अभी तुरंत बोले। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इज a catalyst is a substance, ठीक है, substance which changes, बोलो, the rate of reaction without undergoing, बोलो, any chemical changes, बोलो, in itself। क्या है कैटलिस्ट? इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन, बोलो, एनी चेंज इन इट्स, बोलो,
केमिकल बिहेवियर लिखो या अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेज इन इट सेल्फ लिखो, नहीं समझे बात? हाँ या एनी केमिकल चेंजेज इन इट सेल्फ, अपने अंदर बिना कोई केमिकल चेंज किए अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है तो वो क्या है? कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है बुआरे? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। यानी सिंपल सा बात समझो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के यूज से एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम हो जाता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। मतलब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच उल्टा संबंध है। अगर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, अगर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। इस बात को समझना है। अब ये छोटा सा रिएक्शन है, इथीन और हाइड्रोजन से इथेन बन रहा है, तो यहां निकेल या प्लेटिनम क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। KClO3 डिकम्पोज करके KCl और O2 में टूट रहा है, ठीक है? तो यहां MnO2 जो यूज किए, यानी KClO3 के डिकम्पोजिशन से क्या हो रहा है? KCl और O2 फॉर्म हो रहा है, डिकम्पोज करके KCl और O2 दे रहा है। तो यहां MnO2 क्या कर रहा है? KClO3 के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? बोलो, MnO2 तुम्हारा पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो बाबू रे, ये तीसरा पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके, हाँ है ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे देते हैं। चौथा पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग से पूछना चाहेंगे। कोयला का एक टुकड़ा, ठीक है, और कोयला का एक छोटा सा टुकड़ा है, या छोटा टुकड़ा को, बड़ा टुकड़ा को, और कोयला का पाउडर है। अब बताओ दोनों में आसानी से कौन जलेगा? बोलो, कोयला का पाउडर आसानी से जलेगा या कोयला का टुकड़ा? कोयला का पाउडर। क्यों? बात को समझना। कोयला का पाउडर क्या होगा? आसानी से जलेगा। इसका सिंपल सा वजह है कि जब टुकड़ा रहता, यानी जब कोयला पाउडर के फॉर्म में आया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बोलेगा सर सरफेस एरिया? बोले हाँ, रिएक्शन के लिए अब ज्यादा सरफेस अवेलेबल हो पाता है, इसलिए उसमें आग क्या होता है? तेजी से पकड़ता है। यानी सीधा सा बात है इस कहानी, यानी इस पॉइंट को एक लाइन में तुम खत्म कर सकते हो। ग्रेटर इज द, बोलो, सरफेस एरिया, बोलो, फास्टर विल बी, ठीक है, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स कर देते हैं, ठीक है? ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। बोलो, फास्टर विल बी, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अभिकारक का सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? नोट्स के एग्जांपल में हम लिखे हैं कि कोल पीसेस बर्न्स, ठीक है, विथ डिफिकल्टी इन एयर, बट व्हेन देयर पाउडर इज बर्न्ड it burns quickly because their surface area increases due to presence of many small pieces, ठीक है ना? पाउडर के फॉर्म में क्या होता है? कोयला का टुकड़ा को जब पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं तो उसका ढेर सारा मतलब टुकड़ा, छोटा 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 पार्टिकल बन जाता है। इस वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और रिएक्शन के लिए ज्यादा सरफेस अवेलेबल हो पाता है रिएक्टेंट्स का, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी सिंपल सा बात यहां दिमाग में रखोगे, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द, बोलो, सॉरी, ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? ये चौथा पॉइंट भी क्लियर है या नहीं है?
है। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें फैक्टर पर, रेडिएशन पर। चलो देखो बुआरे, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर रेडिएशन का इफेक्ट देखेंगे, पांचवा फैक्टर, ठीक ना, रेडिएशन। देखो अब बहुत सारा रिएक्शंस है जो रेडिएशन से अफेक्टेड होता है। सबसे पहले तुम इसके एग्जाम्पल को देख लो। जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन अगर हम रूम टेम्परेचर पर कराएंगे तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट HCl क्या होगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इसी टेम्परेचर को सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, सनलाइट में कराते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत रैपिडली प्रोड्यूस है ना, प्रोसीड करेगा, वेरी रैपिडली। बात को समझना, यानी अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर H2 और Cl2 का जो रिएक्शन है वो तुम्हारा कमरे के तापक्रम पर नहीं हो रहा है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। यानी सिंपली तुम यहां पर कह सकते हो कि सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय रेडिएशन। यानी यहां पर तुम लिख सकते हो कि सर्टेन chemical reactions are affected by radiation. For example, अभी तुरंत देखे तुम कि reaction between hydrogen and chlorine do not take place at room temperature. Reaction between, for example, reaction between hydrogen and chlorine do not take place at room temperature. But in sunlight क्या होगा बुआरे, सनलाइट में ये रिएक्शन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि बट इन सनलाइट दिस रिएक्शन प्रोसीड वेरी फास्ट। बात को समझना, यानी कुछ रिएक्शन जो होता है रेडिएशन से अफेक्टेड होता है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय रेडिएशन। जैसे इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं बाबू रे कि रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, बट इन सनलाइट दिस रिएक्शन प्रोसीड वेरी फास्ट। बाबू रे 11th क्लास में भी तुम रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस देखे थे, जैसे मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराया जाता है। ठीक है, डार्क में कराओगे तो वो रिएक्शन तुम्हारा नहीं होगा। ठीक ना, तो बुआरे ये तुम्हारा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है। ठीक, अब सवाल होता है, तुम लोग पूछोगे सर कि रेडिएशन की वजह से ऐसा क्या होता है जो रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो बाबू रे सिंपल सा बात। अच्छा एक बात तुम लोग बताओ कि ये जो तुम्हारा लाइट है, लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो इस तरह के अभिक्रिया में क्या होता है, फोटोन अपना जितना भी एनर्जी है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को दे देता है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के एक्साइटेशन के लिए दे देता है, यानी उसको उत्तेजित होने के लिए दे देता है, जिससे क्या होता है, अभिकारक अणु क्या होता है, बोलो, एक्टिवेट होकर के, सक्रिय होकर के क्या बनाता है, बोलो। अरे सिंपल सा बात है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, बॉन्ड टूटने और बनने की घटना होगी कि नहीं, हाँ या ना। तो तुम ऐसे समझ लो ना कि ये जो रेडिएशन है, ये जो लाइट है, वो क्या करता है, अपना सारा एनर्जी किसको दे देता है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को। तो यहां पर बॉन्ड का टूटना क्या होता है, यहां पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, हाँ या ना। और यहां पर
बॉन्ड का टूटना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? अभी देखो, तुमको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक लाइन में पांचों पॉइंट खत्म कर सकते हो तुम। देखो पहला क्या है, फैक्टर गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब हो गया कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये पहला पॉइंट क्लियर। टेम्परेचर, जनरली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। और जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बिकम्स डबल और ट्रिपल। ये भी क्लियर हो गया। कैटलिस्ट, जनरली कैटलिस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। अभी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर आगे चर्चा करेंगे। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, बढ़ा देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। सरफेस एरिया, तो हम बताए कि ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोयला, हम सिंपल सा एग्जांपल दिए कि अगर भाई कोयला तुम्हारा पाउडर फॉर्म में है तो बड़े टुकड़े के फॉर्म की अपेक्षा क्या होगा, स्मॉल पीसेस में, और पाउडर के फॉर्म में है तो पाउडर वाला फॉर्म ज्यादा रैपिडली से क्या करेगा, जलेगा। हाँ है ना। रेडिएशन, तो कुछ रिएक्शंस रेडिएशन से भी अफेक्टेड होता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, लेकिन यही रिएक्शन तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। देखो अब आज हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक ना। तो देखो साइड में सबसे पहले एक एक करके सारा कारक को हम लिख देते हैं, उसके बाद है ना इस पर डिस्कशन करेंगे। देखो अब सबसे पहला जो फैक्टर होगा अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला, वो होगा अभिकारकों की सांद्रता। पहला फैक्टर क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दूसरा फैक्टर क्या होगा, तापमान। तीसरा फैक्टर बताओ, उत्प्रेरक। चौथा फैक्टर क्या होगा, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पांचवा फैक्टर तुम्हारा होगा विकिरण, यानी कि रेडिएशन। बात को समझना, ये तुम्हारा 5 फैक्टर है, ये हम साइड में लिख दिए। ठीक ना। हमारा कौन सा टॉपिक है, अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोलो, अभिकारकों की सांद्रता। तो चलो पहले पॉइंट पर बात करते हैं, अभिकारकों की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बाबूरे 11th क्लास में तुम लोग रासायनिक साम्य चैप्टर में द्रव्यमान क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो पढ़े थे ना। हाँ, उसमें क्या बताए थे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है या नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर जैसे जैसे अभिक्रिया होगा अभिकारक का सांद्रता तो घटता है, और उस हिसाब से अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या कहता है द्रव्यमान क्रिया का नियम, बोलो। अभिक्रिया का वेग या दर
वेग या दर किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग या दर भी बढ़ता है। इतना बात समझ में आया? एकदम सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत? कि जब अभिक्रिया का वेग होता है जब अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती, तो जब अभिकारक का सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा? चलिए एक अभिक्रिया पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक निम्न काल्पनिक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। विचार करते हैं, बात को समझो। मान लो ए और ये बी तुम्हारा अभिकारक है और इससे तुम्हारा क्या बना? उत्पाद, ठीक है। ए और बी क्या है? बोलो, अभिकारक है और इससे तुम्हारा क्या बना? उत्पाद। ये अभिकारक है तुम्हारा, कोई दिक्कत? अब बताओ द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या होगा? बताओ, बोलो। द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार अभी तुरंत बताए, अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा? अभिक्रिया दर किसके समानुपाती होगा? अभिकारकों के सांद्रता का। अभिकारकों का सांद्रता, ठीक है। अभिक्रिया का दर क्या होगा? अभिकारकों के सांद्रता का समानुपाती होगा। अब ये बताओ, सांद्रण लिखो, सांद्रता लिखो, तो अभिकारक का सांद्रण क्या है? बताओ यहां। अभिक्रिया दर इक्वल टू क्या हो, सॉरी, समानुपाती क्या हो जाएगा? ए का सांद्रण। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखे, मतलब ए की सक्रिय मात्रा या मोलर सांद्रण हुआ, और फिर ये यहां ए और बी अभिकारक है तो अभिक्रिया दर समानुपाती हो गया अभिकारक का, ठीक है। मोलर सांद्रण या सांद्रण लिखो या सांद्रता लिखो, कोई दिक्कत? अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा? बताओ, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अभिक्रिया दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि समानुपाती को चिन्ह हटा के, चिन्ह को हटाकर वहां पर क्या डाल दिए? कांस्टेंट के। यहां के क्या है? बोलो, यहां के वेग नियतांक या बोलो दर नियतांक है। बात को समझना, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाला हमारा पहला फैक्टर कौन सा हो गया? अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। यानी यहां पर देख लो, सिंपल सा बात है कि अभिक्रिया का वेग या दर किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? बोलो कि जब अभिकारकों का सांद्रता बढ़ाएंगे हम, ठीक है, या अभिकारक का सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग या दर भी क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? बोलो जी। अब ये तुम्हारा इस अभिक्रिया के लिए, अगर इस अभिक्रिया पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो यहां पर तुम्हारा अभिक्रिया दर समानुपाती क्या हो जाएगा? ए बी,
और इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दिए तो के क्या हो गया, एक कांस्टेंट आ गया के, जिसको हम लोग वेग नियतांक या दर नियतांक कहते हैं। अब देखो यहां पर भी एक बात है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, सांद्रता पद के प्रभाव से मुक्त होगा। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे। दूसरा बात, अगर यहां पर तुम्हारा कुछ नंबर ऑफ मोल्स ए और बी रहता तो द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या हो जाता, वो क्या हो जाता, पावर बन जाता, जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। लेकिन यहां पर फिर एक तुम लोग रेट लॉ में देखोगे कि यहां पर जो पावर होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर नहीं बनेगा, बल्कि एक्चुअल कोफिशिएंट पावर बनेगा रेट लॉ के अनुसार। तो बाबू रे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम अपने अगले क्लास में द्रव्यमान क्रिया का नियम और वेग नियम दोनों बता देंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, वहां पर यह भी पता चल जाएगा, और एक्चुअल कोफिशिएंट क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी कोई डाउट रखे भी, कोई भी डाउट मत रखो, और एकदम सिंपल वे में जानो तुम कि अगर हमको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले इस पॉइंट को डील करना है, अभिकारकों की सांद्रता, तो यहां पर सिंपल सा बात समझो कि भाई कि अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों के सांद्रता का। ठीक है, सीधा सीधा बात। तो जब अभिकारक का सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, ठीक ना। अभिकारक का जब सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो ये अभिक्रिया है तो अभिक्रिया दर किसके समानुपाती होगा, ए का सांद्रण और v के सांद्रण का। इस समानुपाती का चिन्ह हटा दिए तो यहां पर क्या ला दिए, कांस्टेंट के, और इस के को क्या कहते हैं, वेग नियतांक या दर नियतांक। कोई दिक्कत, बोलो, एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा तुम्हारा क्या है, बोलो, तापमान। दूसरा फैक्टर क्या है, तापमान। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर क्या होगा, तापमान। ठीक है, देखो बुआरे यहां पर एक सिंपल सा बात है कि जनरली अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहां पर क्या होगा, सिंपल सा बात है, हम लिखते हैं सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ अभिक्रिया का, बोलो, वेग या दर भी बढ़ता है। ठीक है, एक बात जान लो कि मान लो कि कोई अभिक्रिया 25 डिग्री पर हो रहा हो, 25 डिग्री सी पर हो रहा है, ठीक है, और मान लो 1 सेकेंड में 100 अणु रिएक्शन कर रहा है। तो अगर हम तापमान को 35 डिग्री कर देंगे तो जानते हो सकता है 200 अणु रिएक्शन करे, ठीक है, 250 करे अणु, 300 अणु रिएक्शन करे। मतलब अगर ताप हम 10 डिग्री, ऐसा देखा गया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अधिकांशतः यह देखा गया है कि ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग या दर क्या हो जाता है, 2 गुना या तिगुना हो जाता है। बात समझ में आया। ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ क्या होता है, बोलो, ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बोलो, अभिक्रिया का वेग, बोलो, 2 गुना या बोलो तिगुना हो जाता है। क्लियर है बात। सामान्यतः ताप बढ़ने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना या तिगुना हो जाता है। अब बोलोगे सर ताप बढ़ने पर ऐसा क्यों होता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, यानी ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ने के पीछे क्या वजह है। तो बाबू रे सिंपल सा बात अपने बात दिमाग में रखो कि ताप बढ़ने से क्या होता है, अभिकारक अणु का जो है औसत गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ने के साथ क्या होता है, अभिकारक अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा क्या होता है, जो रिएक्शन करने वाला अणु है उसका औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसके बीच टक्करों की संख्या,
नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, टक्करों की संख्या भी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। बात को समझना कि जब अणु आपस में टकराते हैं और वो टकराहट में उत्पाद देते हैं, जब उनके बीच प्रभावी टक्कर होता है, इफेक्टिव कॉलिजन्स होता है। बात को समझना कि जब अणुओं के बीच, अभिकारक अणुओं के बीच क्या होता है, प्रभावी टक्कर होता है, इफेक्टिव कॉलिजन्स होता है, तो वो उत्पाद देते हैं। तो बाबू रे, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और उनके बीच जो टक्करों की संख्या होती है वो भी बढ़ती है, जिससे इफेक्टिव कॉलिजन्स यानी प्रभावी टक्कर, प्रभावकारी टक्कर जिसको कह सकते हो, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का दर, उत्पाद बनने का दर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। अभिक्रिया दर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। बात समझ में आया? देखो, तुमको जनरली लिखना कितना है, 2-3 लाइन लिखोगे काम हो जाएगा कि ताप बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है, बढ़ता है। ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ता क्यों है? तभी तुरंत बताए कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, उनके बीच, बोलो, टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, और इसलिए क्या हो जाता है, अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एकदम दिमाग में आ गया? अब देखो, अब यहां पर एक टर्म और याद रखोगे, ये भी पूछा जाता है, ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये पूछा जाता है कि ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है। बात को समझने का प्रयास करना बाबूरी। ताप गुणांक, देखो ताप गुणांक को कैसे तुम डिफाइन करोगे? देखो, ताप गुणांक इक्वल टू हो जाएगा T + 10 डिग्री C ताप पर वेग नियतांक डिवाइडेड बाय T डिग्री C ताप पर वेग नियतांक। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 35 डिग्री C ताप पर वेग नियतांक, और नीचे क्या लिख दोगे, 25 डिग्री C ताप पर वेग नियतांक, यानी दोनों के बीच 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अभी हम क्या बताएं कि सामान्यतः अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 गुना या 3 गुना होगा। तो ये ताप गुणांक का मान क्या हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है। अगर तुमसे पूछे ताप गुणांक क्या है तो क्या लिखोगे कि T + 10 डिग्री C ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक एवं T डिग्री C ताप पर अभिक्रिया के वेग नियतांक के अनुपात को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, और इसका मान क्या होता है, 2 से 3 होता है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? फिर से बात को समझना। तो बाबू रे, हम लोग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पर बात कर रहे हैं, और हम लोग कौन से कारक को पढ़ रहे हैं, किस कारक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तापमान पर। तो तापमान के प्रभाव को कैसे लिखोगे कि तापमान बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम ताप को 10 डिग्री C परिवर्तित करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर तुमको यह समझना है कि भाई तापमान बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग या दर क्यों बढ़ता है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, प्रभाव है ना, जिससे क्या होगा बताओ, इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, मतलब प्रभावकारी टक्करों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अभिकारक अणुओं के बीच, या सिंपली समझो ना कि अभिकारक अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए अभिक्रिया का वेग या दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो बाबू रे, यहां पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता को हम लोग पढ़ चुके, तापमान को भी पढ़ चुके, और अब हम लोग किस पर बात करेंगे, उत्प्रेरक पर। अब देखो तीसरा फैक्टर तुम्हारा क्या है। देखो अब तीसरा जो तुम्हारा फैक्टर है वो क्या है बताओ, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। बाबूरे आगे इस उत्प्रेरक के बारे में सरफेस केमिस्ट्री में पूरा डिटेल से पढ़ोगे।
उत्प्रेरक क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, समांगी उत्प्रेरक, तो विषमांगी उत्प्रेरक, तो स्व उत्प्रेरक, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स है। सिंपल वे में उत्प्रेरक के बारे में तुम लोग जानते हो कि उत्प्रेरक क्या है, वो ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर बिना कोई रासायनिक बदलाव किए, रासायनिक परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो अगर हम उत्प्रेरक की बात करें तो क्या है उत्प्रेरक बताओ? वो ऐसा पदार्थ जो अपने या जो स्वयं में बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाता है बोलो? उत्प्रेरक कहलाता है। बात समझ में आया? अपने अंदर बिना कोई रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। देखो यहां परिवर्तित शब्द का इस्तेमाल किए हैं। परिवर्तित का मतलब है बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। वैसे जनरली कैटलिस्ट का है ना इस्तेमाल, उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जब हम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो उस तरह का उत्प्रेरक क्या कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर हम अभिक्रिया के वेग को घटाने के लिए करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। बात को समझना। तो बाबू रे, वैसा पदार्थ जो स्वयं में बिना कोई रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, यानी बढ़ाता है या घटाता है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। कोई दिक्कत? देखो बाबू रे, यहां पर एक टर्म आएगा सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। लेकिन अभी तत्काल तुम इस पर्टिकुलर ठीक है टॉपिक को पढ़ने के लिए तुमको एक लाइन ये बात याद रखना होगा कि बाबू रे, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में कमी करके वेग को क्या करता है? देखो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, बात को समझना। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में कमी कर या सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, या सक्रियण ऊर्जा में कमी कर अभिक्रिया के वेग या दर को बढ़ाता है। बात को समझना। ये तो जान ही रहे हो कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग या दर को बढ़ाता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है? जब हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज करेंगे, धनात्मक है ना उत्प्रेरक का यूज करेंगे, तो सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाएगी। हम ये जो टर्म है सक्रियण ऊर्जा, ये आगे बताएंगे कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। इस पर एक पूरा क्लास ही होगा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये क्लास ठीक है बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, लेकिन कैसे? सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। बात समझ में आ रहा है ना? और दूसरा बात याद रखोगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसका जस्ट उल्टा लिखोगे, अभिक्रिया के बोलो सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि करके, सक्रियण ऊर्जा में बोलो वृद्धि करके, वृद्धि कर अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बोलो घटाता है। इतना बात दिमाग में आया कि नहीं आया? आ गया। अब बात को समझना। एक हम एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं। ये इथीन है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, किसके उपस्थिति में? निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है? इथेन बन जाता है।
बोलो। तो यहां निकेल और प्लेटिनम का उपयोग क्यों करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए। तो यहां निकेल प्लेटिनम तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। यहां निकेल या प्लेटिनम तुम्हारा क्या है? बोलो, धनात्मक उत्प्रेरक है। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू रे, अभिक्रिया के वेग या दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव हुआ? बताओ। सामान्यतः उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है? बोलो, अभिक्रिया का वेग या दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अभिक्रिया के वेग या दर को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक होता है? धनात्मक उत्प्रेरक होता है। तो यहां पर एक सिंपल सा बात है, वैसा पदार्थ जो स्वयं में बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? और यहां दो बात याद रखोगे, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है? सक्रिय ऊर्जा में कमी करके। और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे घटाता है? सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि करके। कोई दिक्कत? हाँ है ना? उसी तरह अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड KClO3 का, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, KClO3, ठीक है। अगर हम यहां पर MnO2 का इस्तेमाल कर देंगे तो ये रिएक्शन में जो KClO3 का जो डिकम्पोजिशन है, ये दो मॉलिक्यूल होगा, 2KCl + 3O2। तो यहां पर जो है ये KClO3 का डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा? विघटन का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां MnO2 क्या है तुम्हारा? धनात्मक उत्प्रेरक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बुआ रे तुम उत्प्रेरक के प्रभाव को समझा सकते हो। कोई दिक्कत? तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा तापमान, तीसरा उत्प्रेरक। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। 4 नंबर देख लो। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चौथा कारक क्या है बाबू रे? अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, कोयला का एक बड़ा सा टुकड़ा लिए और हम दूसरा कोयला का पाउडर बना लिए, कौन ज्यादा आसानी से जलेगा? बताओ। पाउडर। कभी ये सोचा है कि क्यों? बोलो जी। कोयला के टुकड़ा की अपेक्षा कोयला का पाउडर आसानी से जलेगा, क्यों ऐसा? तो आग लगने में टाइम क्यों लगता है टुकड़ा में? देखो अब एक सिंपल सा बात है कि एक अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का दर क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। यानी ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी यहां पर क्या होगा? अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा? बोलो। वेग या दर, ठीक है, उतना ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? देखो जब वो कोयला का टुकड़ा पाउडर के फॉर्म में आ जाता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मतलब रिएक्शन के लिए उसका ज्यादा सरफेस क्या होता है? अवेलेबल हो जाता है। तुम कोई भी टुकड़ा जैसे जैसे तोड़ोगे नया पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ का संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो फर्ज करो एक ईंट ही है, अगर हम ईंट को तोड़ते हैं तो और भी तो नया सरफेस बन जाता है उसके ऊपर जहां तोड़े। तो बाबू रे जैसे जैसे तुम्हारा ये कार्बन का टुकड़ा है वो छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट करते जाएंगे, फिर पाउडर के फॉर्म में ले आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उपलब्ध रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि पाउडर फॉर्म में जो है ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है,
यानी उसका ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो पाता है, इसलिए रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या लिखे हैं कि अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग या दर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या लिखोगे कि कोयले के टुकड़े वायु में कठिनाई से जलते हैं, परंतु जब इनके पाउडर को जलाया जाता है तो यह शीघ्रता से जलता है। क्यों भाई? क्योंकि छोटे छोटे अनेक टुकड़े होने के कारण क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? यानी कोयले का बड़ा टुकड़ा क्या होता है, बोलो, कठिनाई से जल रहा होता है, क्योंकि बड़े टुकड़ा में जो सरफेस तुम्हारा एरिया है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है ना, छोटे टुकड़ा या पाउडर के फॉर्म से क्या है। तो तुम लोग सोच रहा होगा सर टुकड़ा है ना बड़ा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कम होगा। अरे बुआ ये समझो ना कि अगर वो छोटे फॉर्म में पाउडर फॉर्म में ले आए तो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो पाया। सीधा सीधा बात समझ में आ गया ना, हाँ या ना? तो क्या लिखोगे कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग या दर, ठीक है। अगर कोयला क्या हो, बड़े टुकड़े की अपेक्षा पाउडर के फॉर्म में हो तो शीघ्रता से जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल रिएक्शन के लिए उपलब्ध हो पाएगा। क्लियर है बात? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू ये हमारा ये चौथा पॉइंट भी हम लोग डिस्कशन कर चुके। अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाला तुम्हारा अभिकारकों की सांद्रता हो गया, तापमान हो गया, उत्प्रेरक हो गया, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? तो विकिरण पर। किस पर बात करेंगे, बोलो? विकिरण पर। विकिरण यानी कि बोलो रेडिएशन। विकिरण यानी बोलो रेडिएशन। दो और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है विकिरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विकिरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो इसमें। अगर तुम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन कराओ कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर, तो रिएक्शन नहीं होगा। रूम टेम्परेचर लिख रहे हैं तो रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा। बात को समझना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अगर हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं तो नहीं होगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, सनलाइट में कराएं, बात समझ में आ रहा है, तो बहुत रैपिडली होगा, बहुत ही तीव्र गति से होगा। बात को समझ में बात समझ में आया? तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है बुआरे, विकिरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या होता है अभिक्रिया, बोलो? कमरे के तापक्रम पर नहीं होता है, लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अब बोलोगे सर इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, तो बता दे बाबूरे, ये जो लाइट है, ये जो फोटोन है, अपना समस्त ऊर्जा क्या करता है, अभिकारक अणुओं को उत्तेजित करने के लिए दे देता है। समझ में आया बात? तो ये जो है ना सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फोटोन जो है, ठीक है, लाइट को फोटोन भी कहते हैं। तो ये लाइट क्या करता है, फोटोन क्या करता है, अपना समस्त ऊर्जा किसको दे देता है, अभिकारक अणुओं को दे देता है, ठीक है, सक्रिय करने के लिए। जिससे क्या होता है, वो बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और फिर क्या करता है, उत्पाद बना लेता है। अगर पूछे क्या वजह है भाई कि सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया ये बहुत तेजी से हो रहा है, तो क्या करता है, यहां पर ये जो लाइट है, ये जो फोटोन है, ये अपना, ठीक है, एनर्जी किसको दे देता है, अपना समस्त ऊर्जा किसको दे देता है, अभिकारक अणुओं को, ताकि वो एक्टिवेट हो सके, हाँ या ना, उत्तेजित हो सके, हाँ या ना, उसको सक्रिय करने के लिए, ठीक है। तो अपना सक्रिय करने के लिए अभिकारक अणुओं को समस्त ऊर्जा दे देता है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो आसानी से क्या करता है, उत्पाद बना सकता है, ठीक है। और बॉन्ड का, अभिकारक अणुओं के बीच बॉन्ड का, बंधन का टूटना भी क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसको एडिशनल एनर्जी मिला, कहां से, सनलाइट से।
बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इतना लंबा लिखना नहीं है, तुमको लिखना क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विकिरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया क्या होती है? कमरे के तापक्रम पर नहीं होती है, लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बहुत ही तीव्र गति से होती है। कारण बोलो, फोटोन क्या करता है इन अभिक्रियाओं में? फोटोन अपना समस्त ऊर्जा किसको दे देता है? अभिकारक अणुओं को उत्तेजित करने के लिए दे देता है, जिससे अणु क्या होता है? शीघ्रता से सक्रिय होकर के क्या करता है? उत्पाद बना लेता है। क्लियर है? देखो अब ये पांचवा फैक्टर भी डील कर दिए। अब अगर गैसीय अभिक्रिया है तो उस पर दाब का भी प्रभाव होगा, लेकिन ये 5 पॉइंट काफी है अभिक्रिया की वेग या दर को प्रभावित करने के लिए। ठीक है अभिक्रिया की वेग या दर को प्रभावित करने वाले ये 5 कारक काफी है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो ठीक है बुआरे, इसमें तुम लोग को समझ में आ गया कि अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है। एक क्या है? अभिकारकों का सांद्रता। एक लाइन में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अभिकारक का सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग या दर भी बढ़ता है। तापमान वाला क्या लिखेंगे अगर एक लाइन में लिखना होगा तो? ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ता है। ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग या दर दोगुना या तिगुना हो जाता है। ये काफी है। ठीक है, तीसरा उत्प्रेरक। सामान्यतः उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग या दर उतना ज्यादा होगा। और विकिरण, कुछ अभिक्रियाएं विकिरण के द्वारा भी प्रभावित होती है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कमरे के तापक्रम पर नहीं होती है, लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बहुत तेजी से होती है। तो सबको चाहो तो एक एक लाइन में तुम डील कर सकते हो बहुत आसानी से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा डिटेल में समझा दिए। एग्जाम में इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको एकदम तुम जितना समझ में आया अपने हिसाब से उसको लिख लो, कोई दिक्कत। और नोट्स में भी ऑलरेडी तुम लोग को दे ही चुके हैं। ठीक है बुआरे, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ओके, मिलते हैं।